हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम लोग एक रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में आपको जानकारी होगी कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे रिपेयर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है वो भी एक रिपेयर सिस्टम के बारे में भी है जिसको हम एसओएस रिस्पॉन्स बोलते हैं। एसओएस रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है उससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो ज़रा देख लेंगे। एसओएस रिस्पॉन्स होता क्या है, कब इंड्यूस किया जाता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एसओएस रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो एसओएस रिस्पॉन्स इसका यूज क्या होता है और इसका यूज कब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि एसओएस रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब सेल के पास कोई और चारा नहीं रह जाता सर्वाइवल के लिए। यानी कि जब डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है और उसको रिपेयर करने की कोई और संभावना नहीं दिखती, तब एसओएस रिस्पॉन्स को इंड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट पहला लिखा हुआ है, इट इज़ अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, यानी कि जनरली ये ऑन कंडीशन में नहीं रहेगा, जनरली ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन जब सिचुएशन बहुत एडवर्स होगी तभी या उसी समय इसका हम उपयोग करेंगे ताकि जो सेल है मेरा वो सरवाइव कर सके। तो चलिए देखते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू सिवियर डीएनए डैमेज। बहुत ज़्यादा जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो उस समय ये रिस्पॉन्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसके बारे में पता कब चला या इसके बारे में पता कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर चला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया है वो ई कोलाई के अंडर में या ई कोलाई में स्टडी किया गया है इसको सबसे ज़्यादा। तो अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स यहाँ पे एसओएस रिस्पॉन्स है। कहने का मतलब ये है कि एसओएस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सेस कंबाइन होकर के काम करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक तरीके का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक साथ होंगी और इन मल्टीपल चीज़ों का या मल्टीपल जो मैकेनिज्म्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, इनका एक ही एम होगा। और वो एम क्या होगा? एम होगा सर्वाइवल। किस चीज़ का सर्वाइवल? जो हमारा सेल है उसका सर्वाइवल। ठीक, तो इसीलिए मैंने बोला ये कोऑर्डिनेटेड सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म्स को या ऐसे प्रोसेसेस को एक्टिवेट करवाया जाता है जिससे सेल डिवीजन हो जाए, रेप्लिकेशन हो, रिकॉम्बिनेशन हो और एक्सीजन रिपेयर भी शुरू हो जाए। एक्सीजन रिपेयर के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एसओएस रिस्पॉन्स के अंडर में आते हैं। यानी कि जब एसओएस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो इन प्रोसेसेस के ऊपर काम होगा और ये प्रोसेसेस इंड्यूस करवाए जाएंगे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोसेसेस पहले नहीं काम कर रहे होंगे? देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि एसओएस रिस्पॉन्स एक्टिवेट ही तब होता है जब डीएनए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज होता है। जब भी डीएनए एक्सटेंसिवली डैमेज होगा तो सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो सेल है वो डेथ की तरफ जा रहा होगा, एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि एक्सटेंसिवली डैमेज है। तो उस केस में सेल की डिवीजन रुक चुकी होगी, सेल की रेप्लिकेशन रुक चुकी होगी, सेल की रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही होगी और तो और एक्सीजन रिपेयर भी काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि डैमेज सिचुएशन में ये सारी चीजें नहीं होती। तो सेल को बचाने के लिए एक तरीके से जो लास्ट रिजॉर्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एसओएस रिस्पॉन्स। करो या मरो वाली जिसको स्थिति बोलते हैं, उस समय ये एसओएस रिस्पॉन्स काम करता है। उम्मीद है कि ये पहली चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे समझ में आया होगा कि कब एक्टिवेट होता है, किसके अंदर स्टडी किया गया है, एक तरीके का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है, इसके बारे में भी समझ में आया होगा, कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं ये भी समझ में आया होगा। तो आप इसकी एक इमेज ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि इसकी एक इमेज ले ली होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इंड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज एक्सटेंसिवली डैमेज। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले इसकी जो स्टडी की थी वो ई कोलाई के अंडर में की हुई है। ई कोलाई के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा इसकी पढ़ाई हुई है। तो ये देखा गया कि जब डीएनए एक्सटेंसिवली डैमेज होता है
तभी ये इंड्यूस्ड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल कंडीशंस में, यानी कि जब डीएनए डैमेज नहीं है या डीएनए डैमेज हल्का फुल्का है या सेल बिल्कुल नॉर्मल या हेल्दी होगा, तो उस कंडीशन में ये जो रिस्पॉन्स है, एसओएस रिस्पॉन्स, ये काम नहीं कर रहा होगा। इट विल नॉट बी फंक्शनल, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि हेल्दी सेल्स के अंदर ये एसओएस रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होता है, इट इज नॉट एक्टिवेटेड। अब किस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं होता है या इसमें क्या फिनोमेना होता है, इसके बारे में भी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे दो मेजर प्रोटीन्स हैं जो इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को जिसको हम बोलते हैं कि रेगुलेट करते हैं। तो कौन कौन से दो प्रोटीन्स हैं? सबसे पहला है लेक्स ए रिप्रेसर और दूसरा है रेक ए प्रोटीन। लेक्स ए रिप्रेसर और रेक ए प्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अभी इन दोनों के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे कि दोनों का क्या क्या काम है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लेक्स ए रिप्रेसर है, ये एक तरीके का क्या होगा? रिप्रेसर प्रोटीन होगा, यानी कि ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेस कर रहा होगा, एक बात तो तय हो गई। ठीक है, तो लेक्स ए जीन जो होगा वो एक तरीके का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसको हम बोलते हैं लेक्स ए रिप्रेसर। तो लेक्स ए जीन एक तरीके का प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है जिसको बोल रहे हैं लेक्स ए रिप्रेसर, और ये लेक्स ए रिप्रेसर वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है एसओएस रिस्पॉन्स का। दूसरा जो मेजर प्लेयर एसओएस रिस्पॉन्स का है वो है रेक ए प्रोटीन। क्या काम करता है, कैसे फंक्शनल होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। अच्छा, लेक्स ए रिप्रेसर के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि ये एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर होता है। क्या होता है ये? ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा रिप्रेसर है जो ट्रांसक्रिप्शन को होने नहीं देगा या ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना कि ये प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये लेक्स ए रिप्रेसर क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को रोक देगा। कुछ एक जीन्स होंगे, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, किन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करता है इसके बारे में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो कौन सी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करता है? ये जीन्स का नाम लिखा हुआ है एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि मान लीजिए कि ये कुछ जीन्स हैं, ये एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स इनको कह देते हैं, एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स। इन जीन्स से जब हम आरएनए बनाने की कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, तो ये लेक्स ए रिप्रेसर जो होगा इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, इस प्रोसेस को होने नहीं देगा, ये कहने का मतलब। ठीक है, अगर आपने ओपरॉन वगैरह पढ़ा होगा, लैक ओपरॉन खास तौर पे पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको याद होगा कि एक रिप्रेसर प्रोटीन होता था जिसका काम क्या होता था कि जो लैक ओपरॉन है उसको फंक्शनल नहीं होने देना। रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल कंडीशंस में जा करके अगर लैक्टोज पाया नहीं जा रहा था मीडिया में, तो वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता था, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता था। कुछ वैसी ही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। तो लेक्स ए रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर होता है एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन का। चलिए, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसकी जल्दी से एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोल ऑफ एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स। अब एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स ये तो देख लिया कि लेक्स ए रिप्रेसर एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स को इनहिबिट कर रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा। बट ये भी पता होना चाहिए कि एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स करवाते क्या है। ये डीएनए रिपेयर में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली अगर डीएनए बहुत एक्सटेंसिवली डैमेज है तो उसको रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स आर वन ऑफ दोज जीन्स जो कि रिपेयर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। नेक्स्ट, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब भी आप जानते ही होंगे बेसिकली। रिकॉम्बिनेशन को हम क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं, तो जहां पे जेनेटिक फ्रैगमेंट्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में भी इसका रोल होता है। इसके अलावा ट्रांसलीजनल डीएनए रिपेयर, ये रिकॉम्बिनेशन के थ्रू भी जो डीएनए डैमेज होता है वो भी रिपेयर होता है, आपको ये भी पता होगा। और ट्रांसलीजनल डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। अब
ट्रांसलीजनल का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलीजनल, लीजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का डैमेज, ठीक है। तो ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन जो कि लीजन्स के होने के बावजूद भी फंक्शनल हो, यानी कि डैमेज अगर है उसके बावजूद भी वो काम करे, ऐसे रेप्लिकेशन को हम ट्रांसलीजनल डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि ट्रांसलीजन का मतलब हो गया कैन फंक्शन इन लीजन्स ऑल्सो। लीजन्स का मतलब क्या हो गया, डैमेज कंडीशंस में भी। यानी कि अगर मेरा डीएनए डैमेज कंडीशन में है तब पर भी ट्रांसलीजनल डीएनए रेप्लिकेशन काम करेगा। और ये कब हो सकता है, जब एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तभी ये चीजें हो सकती हैं। बट वैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल कंडीशंस में एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन्स काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते, क्योंकि लेक्स ए रिप्रेसर उनके ऊपर बाइंडेड कंडीशन में रहता है। आप पूछेंगे कि सर कैसे लेक्स ए रिप्रेसर बाइंडेड कंडीशन में रहता है। जरा यहाँ पे देखिए, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जा रहा है, बस इतना देखिए, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये एसओएस जो रिस्पॉन्सिव जीन है वो रिप्रेस्ड कंडीशन में है। यहाँ पे क्यों रिप्रेस्ड है, क्योंकि लेक्स ए रिप्रेसर जो है वो बाइंडेड है किसके ऊपर, एसओएस जो जीन्स होते हैं, आपको पता है कि हर जीन का प्रमोटर होता है, हर जीन्स का प्रमोटर होता है। तो जो जीन है एसओएस रिस्पॉन्सिव जीन, अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो अगर ये मेरे जीन्स हैं, जीन से पहले पाया जा रहा है यहाँ पे प्रमोटर साइट, और इस प्रमोटर साइट के अंदर ही एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं एसओएस बॉक्स। सपोज इसको बोलते हैं एसओएस बॉक्स, ठीक है। प्रमोटर के अंदर पाया जाएगा एक एसओएस बॉक्स, और इसी एसओएस बॉक्स के ऊपर जुड़ा हुआ होगा लेक्स ए। अब अगर लेक्स ए यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि हम इसका कलर चेंज कर दें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेक्स ए आकर के जुड़ा हुआ है, दिस इज योर लेक्स ए। अब होगा क्या कि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर के ऊपर आकर के पॉलीमरेज बाइंड करता है, बट अगर पहले से ही लेक्स ए जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका प्रमोटर खाली है ही नहीं। अगर प्रमोटर खाली नहीं है तो अल्टीमेटली पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड कर ही नहीं पाएगा, और अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है केस नॉर्मल कंडीशन का। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, लेक्स ए रिप्रेसर बाइंडेड है एसओएस बॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से एसओ जो प्रमोटर रीजन है वो खाली नहीं है। खाली नहीं होने की वजह से पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा तो आगे ये जो जीन्स पाए जा रहे हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा। खैर, इतनी चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिप्रेस्ड होता है। अब आप जल्दी से इसका एक इमेज ले सकते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे कि जब डीएनए डैमेज कंडीशन में होता है तो उस केस में क्या फिनोमेना होता है। तो आप इसकी जल्दी से इमेज ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ डीएनए डैमेज, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि डीएनए डैमेज सिनेरियो में क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा। क्या सिग्नल जाएगा भाई, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ये डिटेक्ट करते रहते हैं कि डीएनए की डैमेज कंडीशन। तो जैसे ही डीएनए डैमेज होगा एक सिग्नल जाएगा, और इस सिग्नल को रिसीव कौन करेगा, रेक ए प्रोटीन रिसीव करेगा। अब रेक ए प्रोटीन इस सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको पता चलेगा कि यस डीएनए डैमेज कंडीशन में है, और जैसे ही पता चलेगा वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो रेक ए प्रोटीन मेरा एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होते ही उसने लेक्स ए रिप्रेसर को, या लेक्स ए जो रिप्रेसर प्रोटीन था उसको क्लीव करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए, लेक्स ए जो रिप्रेसर है उसको क्लीव करा दिया किसने, रेक ए प्रोटीन ने। रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट हुआ और लेक्स ए रिप्रेसर क्लीव हो गया, जिसके कारण से क्या होगा, जल्दी से मैं बैक जाता हूं और आपको इमेज दिखाता हूं। तो जब डीएनए डैमेज हुआ, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है, डीएनए डैमेज हुआ, रेक ए का एक्टिवेशन हुआ, और रेक ए ने जाकर के जो लेक्स ए अभी तक जो बाइंडेड कंडीशन में था यहाँ पे एसओएस बॉक्स के ऊपर, उसको यहाँ से क्लीव आउट करा दिया, क्लीव हो गया, जिसकी वजह से अब एसओएस बॉक्स फ्री हो गया। एसओएस बॉक्स फ्री हो गया यानी कि प्रमोटर फ्री हो गया, प्रमोटर फ्री हो गया यानी कि पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है, और फिर एसओएस जीन्स की सिंथेसिस हो सकती है। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अंडर हाई लेवल्स ऑफ डीएनए डैमेज नॉर्मल रेप्लिकेशन इज हाल्टेड या हॉल्टेड। समझने की कोशिश करेंगे इस बात को कि नॉर्मल जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो
हेल्दी सेल्स के अंदर देखने को मिलता है वो डीएनए रेप्लिकेशन जब एक्सटेंसिवली डैमेज्ड कंडीशंस होती हैं तो उस समय काम नहीं करता। इसके पीछे का एक सीधा सा रीजन है कि जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेजेस या नॉर्मल जो आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो लीजन के साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि जब डीएनए डैमेज होता है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कि सपोज करिए कि आप माउंटेन्स के ऊपर बाइक ले जाना चाहते हैं अपनी, तो जो नॉर्मल बाइक्स हैं वो माउंटेन्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, लेकिन जो माउंट टेरेन बाइक्स होती हैं वो उसके ऊपर चढ़ सकती हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए बनी है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, यानी कि जो नॉर्मल पॉलीमरेजेस हैं जो हेल्दी सेल्स के अंदर काम करते हैं उनको ट्रांसलीजनल रिपेयर नहीं आता, यानी कि उनको ट्रांसलीजनल फंक्शन नहीं आता। लीजन के केस में वो काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि अंडर हाई लेवल्स ऑफ डीएनए डैमेज नॉर्मल रेप्लिकेशन इज हाल्टेड। रेप्लिकेशन जो है वो रुक जाता है, नॉर्मल रेप्लिकेशन रुका हुआ रहता है। तो जिससे कि आपको पता होगा कि जो मेन हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन करवाता है उसको डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 नॉर्मली जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये एंजाइम। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज कंडीशन में हॉल्टेड रहता है। इसकी एक इमेज ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। लेकिन एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 5। डीएनए पॉलीमरेज 5 इसी का दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसको UMUD2' भी बोलते हैं। तो चाहे आप डीएनए पॉलीमरेज 5 बोलिए चाहे UMUD2' बोलिए, ये डीएनए रेप्लिकेशन को परफॉर्म कर देता है जब एक्सटेंसिवली डैमेज्ड कंडीशन होती है तब भी। और ये वन ऑफ द प्रोटीन्स है जो कि SOS रिस्पॉन्सिव जीन्स की वजह से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 2UMUD, ये बेसिकली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 5 या UMUD2' बनता है। तो UMUD ये एक प्रोटीन है, इसके दो जो मोनोमर से आकर के जुड़ते हैं रेक के प्रोटीन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2UMUD' पे, और फिर UMUC नाम का एक और प्रोटीन है वो आकर के यहाँ पे जुड़ता है और ये बन जाता है UMUD2'C। ठीक, इस तरीके का। तो यही जो है इसी को हम लोग डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज 5, यही डीएनए पॉलीमरेज 5। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज 5 वाई फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस के अंदर आता है। वाई फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस की एक खास बात है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ये एरर प्रोन होते हैं। आप पूछेंगे इनको एरर प्रोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि एक्यूरेट क्यों नहीं है? एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं पाई जाती। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर होगी कि ज्यादातर जो डीएनए पॉलीमरेजेस, चाहे डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर हम बात करें, डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, तो जो मेजर डीएनए पॉलीमरेजेस हैं हमारे वो सब के पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इस 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। इस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का फंक्शन यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई नया बेस गलत ऐड हो गया तो उस बेस को रिमूव करके वापस से ठीक किया जा सके, इसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जिस भी एंजाइम के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे जो वाई फैमिली ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस हैं इनके पास ये एक्टिविटी ना होने की वजह से ये एरर प्रोन पॉलीमरेज होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रांसलीजनल डीएनए सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसलीजनल डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, जस्ट मोमेंट, ये ट्रांसलीजनल डीएनए सिंथेसिस का मतलब ये हो गया कि लीजन्स के समय में भी, यानी कि जब डीएनए डैमेज कंडीशन है तब भी यहाँ पे वाई फैमिली डीएनए पॉलीमरेज की जो होगी वो काम कर रही होगी। ठीक, तो आप इसकी जल्दी से एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट जो यहाँ के हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आएगा कि जो भी बातें हमने अभी तक की हैं उसको समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये लेक्स ए जीन था, लेक्स ए जीन की वजह से लेक्स ए रिप्रेसर बना, और ये लेक्स ए रिप्रेसर कहाँ जा रहा है, ये आपका रेक ए जीन को भी रिप्रेस कर रहा है। देखिए रेक ए जीन को भी रिप्रेस कर रहा है इनिशियली, ये हमने बात नहीं की थी, ये डायग्राम से दिख रहा है। इनिशियली रेक ए जीन को भी रिप्रेस करेगा, और साथ ही साथ ये टारगेट जीन्स यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है SOS रिस्पॉन्स जीन्स को भी ये टारगेट करता है और उनको ब्लॉक कर देता है।
लेकिन जैसे ही डीएनए डैमेज कंडीशन में आएगा, जब डीएनए डैमेज कंडीशन में आएगा तो उसको रेक ए जीन उसको रिसीव करेगा और यहाँ पे रेक ए प्रोटीन बन जाएगा। रेक ए प्रोटीन जाएगा और सीधे जाकर के जो ये लेक्स ए रिप्रेसर था इसको तोड़ देगा। जैसे ये तोड़ देगा वैसे ही यहाँ पे जो एसओएस रिस्पॉन्स जीन्स थे वो भी सिंथेसाइज होने लगेंगे या वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होने लगेंगे और फाइनली हमारा सेल सर्वाइवल की तरफ जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। ये यहाँ पे इसका कैप्शन भी मेंशन्ड है। ये जो इमेज है वो जीन बुक से ली गई है। ठीक है, तो चलिए आप इसकी इमेज ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, क्योंकि हम एसओएस रिस्पॉन्स सिस्टम जो भी हमने पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरा जल्दी से देख लेते हैं। आप वीडियो को बीच में रोक करके क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करिएगा और फिर हम लोग आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ रेक ए प्रोटीन इन एसओएस रिस्पॉन्स इन ई कोलाई। तो रेक ए प्रोटीन का रोल पूछ रहा है। रेक ए बाइंड्स टू डीएनए डैमेज साइट्स एंड रिप्रेसेस एसओएस जीन। ऐसा तो नहीं होता, ये तो लेक्स प्रोटीन का काम है। Reg A promotes the auto cleavage of Lex A, thereby inducing SOS gene expression। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो ये बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता था, वो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने एमसीक्यू दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि Reg A लेक्स प्रोटीन का लेक्स ए जो रिप्रेसर होता है इसके अंदर ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि ये खुद ब खुद क्लीव हो सकता है, लेकिन ये तभी क्लीव होगा जब रेक ए प्रोटीन आकर के इसकी ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी को प्रमोट करे। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रेक ए प्रमोट द ऑटो क्लीवेज ऑफ लेक्स ए देयरबाय इंड्यूसिंग एसओएस जीन एक्सप्रेशन। तो एसओएस जीन का एक्सप्रेशन तब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्स ए प्रोटीन इन ई कोलाई फंक्शंस बाय एनहांसिंग डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। ऐसा तो नहीं है। सप्रेसिंग रिकॉम्बिनेशनल जीन्स। ऐसा भी नहीं है। रिप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एसओएस रिस्पॉन्स जीन्स। तो अब जरा देखिए, और लास्ट में डिग्रेडिंग म्यूटेटेड डीएनए। अब जरा देख सकते हैं यहाँ पे कि लेक्स प्रोटीन इन ई कोलाई क्या करता है। सबसे पहले तो जो भी ट्रांसक्रिप्शन, जो एसओएस रिस्पॉन्स जीन्स के जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं इसको स्टॉप करता है। यही चीज हमने कोई डिस्कस भी की थी, इनिशियली भी डिस्कस की थी कि एसओएस रिस्पॉन्स जीन के जो एसओएस बॉक्स होता है वहां पे लेक्स प्रोटीन जो है वो बाइंडेड रहता है जाकर के, जिसकी वजह से एसओएस रिस्पॉन्स जीन्स जो है वो आगे उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। In the bacterial SOS response, the term error-prone repair is associated with। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि error prone का मतलब ये हो गया क्योंकि DNA polymerase 5 जो होता है वो error prone होता है, translesional synthesis करवाता है। तो in the bacterial SOS response, the term error-prone repair is associated with Reg-BCD pathway। ऐसा कुछ नहीं है। Base excision repair ऐसा कुछ नहीं है। Translesional synthesis by DNA polymerase 5 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Activation of the SOS response is triggered by accumulation of double-stranded DNA। double-stranded DNA से कुछ नहीं होगा। Presence of A basic sites in RNA। इसके बाद single-stranded DNA coated with REC protein। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि SOS response तभी ट्रिगर होगा जब सिग्नल REC A प्रोटीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और REC A प्रोटीन जैसे ही सिग्नल को एक्सेप्ट करता है वो सिंगल-स्ट्रैंडेड DNA, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल-स्ट्रैंडेड DNA तभी होगा जब DNA डिग्रेड हो गया होगा, तो वहां पे जाकर के रेक ए प्रोटीन बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। विच जीन प्रोडक्ट डायरेक्टली फैसिलिटेट्स द ऑटो कैटालिटिक क्लीवेज ऑफ लेक्स ए ड्यूरिंग एसओएस रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए, अब कौन सा जीन ऑटो कैटालिटिक क्लीवेज को प्रमोट करता है? ऑब्वियसली रेक ए प्रोटीन जो है वही प्रमोट करता है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको एसओएस रिस्पॉन्स पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे जो गेट बीटी और गेट एक्सेल के जो बैचेस हैं वो करंटली रनिंग है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये ऑलरेडी 19 जून से हमारे बैचेस रन कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 जून से, यस 19 जून से गेट बीटी और एक्सेल के जो बैचेस हैं 2026 के लिए
ये करेंटली रनिंग है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।